नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं थोड़ा महाराष्ट्र से बाहर निकलकर दिल्ली की जो राजनीति चल रही है, यानी 2024 में मोदी जी बीजेपी को कैसा हराना है, इसके लिए जो जुगाड़ चल रहा है, यानी या तो थर्ड फ्रंट तीसरा मोर्चा खड़ा करना है, या तो यूपीए को नए सिरे से खड़ा करना है। और इस पर एक बवाल फिर से खड़ा हो गया जो बीच में 1 साल पहले चल रहा था। आपको मालूम है, शिवसेना के प्रवक्ता और नेता संजय राउत ने ये बात बार बार छेड़ी थी कि यूपी अगर ताकतवर संगठन बनाना है और बीजेपी को असलियत में चैलेंज खड़ा करना है तो यूपीए का नेतृत्व, लीडरशिप बदलनी चाहिए और शरद पवार जैसे तगड़े नेता को यूपीए का अध्यक्ष बनाना चाहिए। ये संजय राउत बार बार बोल रहे थे, लेकिन उस वक्त खुद पवार की पार्टी जो है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हो रही थी और खुद पवार भी उस पर ज़्यादा नहीं बोल रहे थे। और मुझे याद है कि उस वक्त महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं ने संजय राउत को मानो झापड़ी लगा दी थी। अरे यार, तुम एनडीए से निकले हो, इसका मतलब तुम यूपीए में आए नहीं हो, अभी तक आपको यूपीए में शिवसेना को किसी ने लिया भी नहीं है। तो जिस संगठन यानी यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फ्रंट के अलायंस के अगर तुम मेंबर ही नहीं हो, पार्टी मेंबर नहीं हो, यानी शिवसेना अगर यूपीए की मेंबर पार्टी नहीं है तो उसका नेतृत्व, उसका अध्यक्ष कौन रहेगा? उस पर नाच क्यों रहे हो? बेगाने शादी में अब्दुल्ला क्यों बन रहे हो? ये महाराष्ट्र के ही कुछ नेताओं ने मानो झापड़ मारने जैसा उल्टा सवाल संजय राउत को पूछा था और आहिस्ते आहिस्ते वो बात पीछे हट गई। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि अचानक एक दिन प्रशांत किशोर मुंबई पहुंचे थे और उसकी इवेंट बना दी गई थी कि वो पवार के घर में पहुंचे। सिल्वर ओक जो बंगला है साउथ बॉम्बे में पवार का, वहाँ पहुंचे, उनके साथ लंच किया और निकल गए। बाद में 2 दिन, 1 दिन के बाद पवार दिल्ली पहुंचे तो फिर प्रशांत किशोर दिल्ली में पवार साहब को मिलने आए थे। उसके बाद यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, सुधींद्र कुलकर्णी ऐसे बड़े बड़े देश के नेता ये शरद पवार के घर में मीटिंग करने आए थे। ये भी बात आपने सुनी होगी। तो इस सब जो घटनाएं हम इकट्ठा जोड़े तो बात ये हो रही थी कि मोदी जी को हराना है। अब इसमें बीच में कुछ 5 विधानसभा के चुनाव हो गए, बंगाल का चुनाव हो गया और आगे क्या निकला है? कुछ भी नहीं निकला। बंगाल में तो बीजेपी जो 3 एमएलए की पार्टी थी वो तो 70 से ज़्यादा एमएलए बनकर उभरी और 5 विधानसभा में 4 बीजेपी ने जीत लिए और जहां बीजेपी थी ही नहीं वहां आम आदमी पार्टी जीत गई। यानी कांग्रेस हार रही है, इस पर तो मुहर लग गई, मतदाताओं ने मुहर लगा दी कि कांग्रेस तो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए और कोई अल्टरनेटिव हो तो हम चुन सकते हैं। और वही तो ममता बनर्जी जब पवार साहब के घर आई थी तब उन्होंने बोला था यूपीए कहाँ है, यूपीए है कहाँ यूपीए। तब जब के कांग्रेस को गुस्सा आ गया तो महाराष्ट्र की जो एमवीए गवर्नमेंट है, महाविकास आघाड़ी सरकार, वो गिरने के डर से खुद पवार और संजय राउत ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था ममता से और ममता वापस चुपचाप कलकत्ता चली गई। उसके बाद बीच में चंद्रशेखर राव खड़े हो गए थे। तो ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है। अभी अचानक एक बात हो गई कि महाराष्ट्र में जो पार्टी सीमित है और पूरे महाराष्ट्र भी नहीं, जिनको 4 या 5 जिलों की पार्टी बोला जाता है, ऐसी जो एनसीपी है शरद पवार की पार्टी, उन्होंने दिल्ली में अपने युवा शाखा का अधिवेशन बनाया जिसमें पवार खुद खड़े थे। सबसे बड़े युवा अगर एनसीपी में कौन है तो वो शरद पवार है और वो वहाँ हाजिर थे। और उसमें महबूब शेख नाम के जो उनके मुस्लिम नेता है, युवा नेता है, उन्होंने घोषणा कर दी कि हमने प्रस्ताव पारित कर लिया है।
कि यूपीए का अध्यक्ष शरद पवार को ही बनाना चाहिए। अब इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया और फिर से वही मामला उछला कि यूपीए की लीडरशिप बदलनी चाहिए। अब बात यह है कि यूपीए की लीडरशिप बदलनी है तो सोनिया की जगह पर राहुल गांधी आ सकते हैं। कांग्रेस को छोड़कर तो यूपीए है ही नहीं, एक्चुअली यूपीए है ही नहीं। ममता जी ने बिल्कुल सही बात की थी। अभी तो आरजेडी भी निकल गई है, तो यूपीए में बचा कौन? शरद पवार, जिनके 3 या 4 एमपी नहीं है। अब शिवसेना को वो साथ नहीं ले रहे, नहीं तो शिवसेना के 18 एमपी आ जाए तो बड़ी ताकत यूपीए में हो सकती है। लेकिन शिवसेना की हालत इतनी बुरी हो गई है कि न घर का न घाट का कहते वैसी हो गई है। ना तो एनडीए से निकल गए और यूपीए में उनको कोई साथ नहीं ले रहा है। तो इस बैकग्राउंड पर ये यूपीए का अध्यक्ष कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा, इस पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है और ये चलती रहेगी, शायद और 20-25 साल भी चलती रहेगी। कोई नई बात है नहीं। तीसरा मोर्चा, थर्ड फ्रंट, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, ये शब्द देखो दोस्तों मैं 50 साल से सुनते आया हूं, 50 साल से सुन रहा हूं। लेकिन 77 में ये जो फ्रंट नाम की चीज होती है ना, उसकी एक जनता पार्टी बन गई और उस वक्त कांग्रेस हार गई थी। वो एक घटना अगर हम छोड़ दे हिस्ट्री की, तो कभी भी ये फ्रंट वाले लोग किसी भी बड़ी पार्टी के खिलाफ जीत नहीं पाए। उस वक्त तो बीजेपी भी छोटी पार्टी थी, ऐसे ही कुछ फ्रंट में होती थी, नहीं होती थी, बाहर से होती थी, अंदर से होती थी, सपोर्ट करती थी, बाहर से सपोर्ट करती थी बीजेपी, और ये सब फ्रंट कांग्रेस के खिलाफ होते थे। आज ये हालत है कि कांग्रेस जो है वो सब अपोजिशन पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि कल तक ये बड़ी पार्टी थी, देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, और आज इतनी बीमार हो गई है कि फिर भी वो बड़ी दिखती है। अगर बीमार होकर कांग्रेस बड़ी दिखती है तो बाकी की पार्टियां है क्या? ये सवाल पूछना पड़ेगा ना। ये सब पिग्मीज है। अच्छा वो तो छोड़ दो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आज जो चर्चा चल रही है कि भाई यूपीए का जीर्णोद्धार करना है, यूपीए की हालत इतनी बुरी है कि उसको नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है, चर्चा हो रही है। और अगर शरद पवार जैसे तगड़े नेता, सबसे युवा नेता नेतृत्व करेंगे तो यूपीए अपने पांव पर खड़ी हो सकती है। और पवार साहब ने ये 2 साल पहले दिखा दिया था, 2.5 साल पहले वो बारिश में भीगे और महाराष्ट्र की राजनीति बदल दी उन्होंने। वैसे तो कुछ बदला नहीं था। जिस अलायंस को, शिवसेना बीजेपी अलायंस को लोगों ने बड़ी ताकत देकर मेजॉरिटी दी थी, उनमें से शिवसेना तोड़कर पवार ने ये गवर्नमेंट बनाई है। उससे उनका बारिश में भीगने से कोई मतलब नहीं है। फिर भी वो बोला जाता है, देखो पवार साहब तो बारिश में भीगते तो दुनिया बदल जाती है, राजनीति बदल जाती है। तो शायद पवार साहब ने फिर से राष्ट्रीय पर, नेशनल लेवल पर बारिश में भीगने का मन बना लिया होगा, और इसलिए ये तरकीब शुरू हो गई है कि भाई यूपीए का नेतृत्व बदलना चाहिए। कोई बात नहीं, बदलो। लेकिन जो चर्चा चल रही है सामना में, आज जो उस पर एक अग्रलेख या संपादकीय आया है, एडिटोरियल आया है, उसमें उन्होंने कांग्रेस का जीर्ण, यानी यूपीए का जीर्णोद्धार, मराठी में हम उसको जीर्णोद्धार बोलते हैं, कि जो पुरानी बिल्डिंग हो गई है, पुरानी मंदिर हो, किला हो या कोई स्मारक हो, उसका जीर्णोद्धार करते, यानी उसकी रीडेवलपमेंट करते। उसको जैसे हमने देखा वाराणसी में मोदी जी ने वो सब बाबा विश्वनाथ का मंदिर, उसका जो इलाका है, उसका रीडेवलपमेंट किया है। तो रीडेवलपमेंट को हमारे यहाँ मराठी में जीर्णोद्धार बोलते हैं। जीर्ण यानी टूट फूट गया, पुराना हो गया, बिल्कुल पुराना हो गया, उसको तोड़कर फिर से नई इमारत खड़ी कर दी जाती है, उसको मराठी में जीर्णोद्धार बोलते हैं। हिंदी में मुझे पता नहीं उसका क्या होता है संस्करण।
लेकिन उसी ढंग से यूपीए का जीर्णोद्धार करने की बात आज सामना में कही गई है। अब इसका मतलब क्या होता है सोचो। आजकल की भाषा में जिसको रीडेवलपमेंट बोलते हैं, हम देखते हैं ना, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, पूना में हो, बड़े बड़े जो महानगर है वहाँ 50 साल 70 साल 100 साल पुरानी इमारतें हैं, वो गिराकर नए टावर खड़े कर दिए जाते, क्योंकि वो शहर के बीचों बीच ये पुरानी इमारतें हैं। उनकी ज़मीन जो है वो उठाकर जो 2 या 3 मंजिला इमारतें होती थी उधर 20-20 30-30 मंजिला इमारत खड़ी कर दी जाती है, उसको टावर बोलते हैं। तो ये सब लोग यूपीए की कम से कम 18-19 साल पुरानी जो जीर्ण हो चुकी या पुरानी हो चुकी, टूट चुकी इमारत है, वो गिराकर नहीं रीडेवलपमेंट करना चाहते, यानी यूपीए का टावर बनाना चाहते। और जिसमें बहुत सारे, हमने रीडेवलपमेंट में क्या होता है, वहाँ रहने वाले मूल रहवासी होते, यो कुछ 50 हो गए 40 हो गए, उनको तो घर दिया जाता है, लेकिन और जो बाहर से आते उनको भी वहाँ 40-50 लोगों को और एडजस्ट किया जाता है और उनके लिए टावर बनाया जाता है, उसको रीडेवलपमेंट बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि संजय राउत ने जो एडिटोरियल लिखा है उसका मायने ये है कि कांग्रेस की जो पुरानी हवेली है ये गिरानी पड़ेगी और उसका रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा, यूपीए का रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा। देखो, पुरानी हवेली ये मेरा शब्द नहीं है। बीच में इंडिया टुडे का जो मराठी यूट्यूब चैनल है मुंबई तक, उसको इंटरव्यू देते हुए खुद शरद पवार ने कांग्रेस को पुरानी हवेली कहा है। एक ज़माने के बड़े ज़मींदार होते थे, उनकी हज़ारों बीघा ज़मीन होती थी, 2-10 गांव उनके जागीर में होते थे, तो उनकी उस गांवों के बीच में कई बड़ी हवेली होती थी। आज तो वो सीलिंग के ज़माने में वो ज़मीन चली गई है, लेकिन ज़मींदार के तेवर वैसे ही है, रुबाब वैसा ही है। आज भी वो घर से सुबह निकलते बोलते वहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब ज़मीनें हमारी हुआ करती थी। तो जो कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका वड्रा, सोनिया गांधी जो बातें करते हैं वो बिल्कुल उस ढंग की होती। पुरानी हवेली से निकलते बोलते वहाँ से, यानी कश्मीर कन्या से कन्याकुमारी तक और असम से लेकर गुजरात तक हमारी जागीर थी, लेकिन आज नहीं है। और इनकी जो हवेली है उसकी देखभाल करना भी इनके बस की बात नहीं रही, उतना पैसा नहीं है। ये पवार साहब ने बताया, मैंने नहीं बताया, मैं नहीं कह रहा हूँ। पवार साहब ने मुंबई तक को जो इंटरव्यू दिया था उसमें बोला था कांग्रेस पुरानी हवेली बन चुकी है, उसकी मरम्मत करने के लिए भी पैसा नहीं होता, ऐसी बुरी हालत कांग्रेस पार्टी की है, ये पवार साहब ने कहा था। और आज पवार साहब जो कर रहे, संजय राउत उसके बारे में कुछ नैरेटिव पेश कर रहे, तो वो पेश ऐसा कर रहे कि भाई हमको यूपीए का टावर खड़ा करना है, और यूपीए का टावर अगर खड़ा करना है तो पहले कांग्रेस की हवेली, पुरानी हवेली गिरानी पड़ेगी। समझे आप? ये हवेली जब तक गिराई नहीं जाएगी तब तक वो जो प्लॉट है, वो जो जमीन है जिस पर यूपीए खड़ी करनी है, वो प्लॉट पर डेवलपमेंट करना है तो पुरानी हवेली गिरानी पड़ेगी, यानी कांग्रेस की लीडरशिप गिरानी पड़ेगी। ये इनकी सोच है, ये इनका प्लान है, और इससे कांग्रेस बहुत डिस्टर्ब हो गई। हमारे मुंबई में बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं जहां आज भी किराएदार रहते हैं, लेकिन रीडेवलपमेंट की गारंटी नहीं होती, इसलिए वो कभी भी गिरेगी। ऐसी इमारत में बचकर जान मुट्ठी में रखकर निवास करते। बहुत सारी बारिश जब जोर से होती है मुंबई में तो ऐसी 1, 2, 5 इमारतें गिर जाती है, उसमें कुछ लोग मर जाते। म्यूनसिपालिटी ने बाहर एक नोटिस लगाया होता है कि यहाँ वास्तव्य करना, निवास करना डेंजरस है, फिर भी वो रहते क्योंकि उनको जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। आज की कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि उनको और कहीं जाकर वास्तव्य करना, निवास करना आसान नहीं रहा है, इसलिए बेचारे कभी भी जो इमारत गिरेगी ऐसी कांग्रेस की हवेली में जान मुट्ठी में लेकर
बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आएगा और इस हवेली का मरम्मत नहीं करेगा तो कम से कम इसको गिराकर बड़ा टावर खड़ा कर देगा। और पवार साहब तो रीडेवलपमेंट में माहिर है। पिछली 30-40 साल से पवार साहब का अगर नाम किस बात पर जोर शोर से चला है तो वो जमीन, प्लॉट्स, इस पर ही है। रीडेवलपमेंट ये पवार साहब की, आपको याद होगा 5-6 साल पहले, 7 साल पहले जब मुंबई के मंत्रालय को बड़ी आग लगी थी तो वो देखने के लिए पवार साहब गए थे, तो उन्होंने बताया था हाँ ये तो गिराकर अब नया मंत्रालय बनाना पड़ेगा। यानी इनकी सोच रीडेवलपमेंट की ही रहती है। जो प्राइम लैंड होती है, जो प्लॉट मौके पे रहता है, उस पर इनकी हमेशा नज़र रहती है और इसके लिए वो हमेशा रीडेवलपमेंट की सोचते हैं। और कांग्रेस का जो प्लॉट है, कांग्रेस की जो हवेली है, वो हवेली प्राइम लैंड है। कांग्रेस की जो हवेली है, यानी कांग्रेस का जो प्रभाव है देश के अलग अलग कोने में, वो तो पवार साहब के लिए पॉलिटिकल प्राइम लैंड है। और वो इसलिए यूपीए का नेतृत्व करना चाहते कि वो कह रहे हैं, या संजय राउत कह रहे हैं कि भाई यूपीए की रीडेवलपमेंट करनी है, उसके डेवलपमेंट राइट्स पवार साहब को हैंड ओवर करो। जो पुरानी इमारतें होती है, उसके जो किराएदार होते हैं, मालिक होते हैं, वो किसी डेवलपर को अपने अधिकार लिख कर देता है और कब्जा दे देता है। तो ये जो मामला चल रहा है ना, वो बोल रहे हैं कि पवार साहब को यूपीए की रीडेवलपमेंट करने के अधिकार दे दो, पवार साहब यहाँ बड़ा टावर खड़ा कर देंगे। लेकिन वो टावर खड़ा करना है तो कांग्रेस की पुरानी हवेली गिरानी पड़ेगी, ये बात कोई नहीं बोल रहा है। टावर खड़ा करने की बात हो रही है, लेकिन जिस जगह पर टावर खड़ा होना है वो ज़मीन तो खाली करनी पड़ेगी। वहाँ जो हवेली आज है पुरानी, वो तो गिरानी पड़ेगी, लेकिन उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। और इसलिए गांधी परिवार हो, कांग्रेस के अलग अलग नेता हो, ये गुस्से में हो गए, निराश हो गए, गुस्से में हो गए। उसका कारण वो है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।